Hello everyone, welcome back to O2IS Academy YouTube channel. So I am here in our Polity Byte series. So आज का जो टॉपिक है that is president. So हम proper flow में चल रहे हैं in Polity Bytes में sequence wise we are doing polity. So अब जो हम start करने वाले हैं वो अब हम start करेंगे normal offices पढ़ने को. So पहला जो हम ऑफिस पढ़ेंगे आज that is our प्रेसिडेंट. सो इन पर्टिकुलर लेक्चर्स की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल O2IS अकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं. प्लस O2IS अकेडमी का ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं जिसमें पॉलिटी बाइट्स के सारे लेक्चर्स की पीडीएफ अवेलेबल हैं. प्लस बाकी सब्जेक्ट्स को लेके भी सब स्टडी मटेरियल आपके पास एप्लीकेबल है जो आप अपनी प्रिपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक दैट इज प्रेसिडेंट. जब हम सुनते हैं प्रेसिडेंट के बारे में तो प्रेसिडेंट को पढ़ने का मतलब है कि एक हमारा एग्जीक्यूटिव पढ़ने का स्टार्ट करने के लिए. जब भी हम पढ़ेंगे, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, हमने पार्लियामेंट, हमने फेडरल सिस्टम देखा. जब हम बात करते हैं पार्लियामेंट की और बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, जब भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं उसमें हम बोलते हैं कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर. ठीक है. सो दिस हमारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर सेपरेट नहीं है, दे आर रिस्पॉन्सिबल. कैसे हैं ये अब हम आगे जैसे ऑफिसेस पढ़ते जाएंगे, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा. सो आज का जो पहला ऑफिस है दैट इज आवर प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज द पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, लेकिन एग्जीक्यूटिव के अंडर और भी आते हैं. फर्स्ट इज प्रेसिडेंट, सेकंड इज वाइस प्रेसिडेंट, देन प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल. सी ये आपको याद रखना है. ओके ये चीज़ आपको याद रखनी है बिकॉज कभी कभी दिस विल क्रिएट अ कन्फ्यूजन यू कि एग्जीक्यूटिव के अंदर आता क्या है. व्हेन इट कम्स टू द पार्ट्स ऑफ अ पार्लियामेंट तो हमारे पास आता है लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट. लेकिन एग्जीक्यूटिव के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी आएगा, प्राइम मिनिस्टर आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, प्रेसिडेंट आएगा और अटॉर्नी जनरल आएगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एग्जीक्यूटिव एंड पार्लियामेंट. ठीक है. नाउ जब बात आती है प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट इज अ हेड ऑफ द स्टेट, नॉट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट का हेड हम किसको कंसिडर करते हैं? हम कंसिडर करते हैं प्राइम मिनिस्टर को. हम क्या फॉलो करते हैं? हम फॉलो करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है. तो पार्लियामेंट्री ऑफ गवर्नमेंट में हम बोलते हैं कि जो हमारा हेड ऑफ द गवर्नमेंट है दैट इज प्राइम मिनिस्टर, और जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है, नॉमिनल हेड है, वो कौन है? हमारा प्रेसिडेंट. ओके. सो जब बात आती है प्रेसिडेंट की, सो प्रेसिडेंट इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंडिया एंड ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन हिम. इसको अभी थोड़ा सा होल्ड कीजिए. जब हम आर्टिकल्स के साथ प्रेसिडेंट को पढ़ेंगे तब आपको समझ आएगा कि ये किस में मेंशन्ड है. दिस इज क्लियरली मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन विद वन आर्टिकल कि जितना भी हमारी एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो सारी की सारी किस में वेस्टेड है? हमारी वेस्टेड है प्रेसिडेंट के साथ. ही इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, ही इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडरिटी of the nation. He occupies the first position under warrant of presidents. Warrant of presidents क्या होता है अभी हम डिस्कस करेंगे. देखिए जब हम बात करते हैं प्रेसिडेंट की तो प्रेसिडेंट की जो ओथ है उसको ओथ में जो प्रेसिडेंट बोलते हैं वो बोलते हैं कि मैं प्रोटेक्ट करूंगा, डिफेंड करूंगा किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को. प्रेसिडेंट की ओथ सबसे ज्यादा डिफरेंट है. जज बाकी हैं जो जजेस हैं या बाकी हैं वो क्या ओथ लेते हैं कि हम इसको फॉलो करेंगे, लेकिन प्रेसिडेंट की ओथ बोलती है कि यू विल प्रोटेक्ट, डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. अब इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रोटेक्टर और डिफेंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोला गया है हमारे प्रेसिडेंट को. बट व्हेन इट कम्स टू द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो वो कौन है? दैट इज आवर सुप्रीम कोर्ट. डोंट गेट कंफ्यूज्ड. एक बार ये क्वेश्चन आ भी चुका है हमारे प्रीलिम्स में जिसमें क्लियरली मेंशन था कि हु इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हेन इट कम्स टू द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट विल बी आवर सुप्रीम कोर्ट. बट व्हेन इट कम्स टू द हु इज द प्रोटेक्टर और डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तो कौन आएगा? दैट इज आवर प्रेसिडेंट. जब हम ओथ का आर्टिकल पढ़ेंगे, बिकॉज अभी आई एम जस्ट टेलिंग यू इन शॉर्ट यहाँ पे, बट इन डिटेल अभी आगे की स्लाइड्स में वी विल स्टडी अबाउट द ईच एंड एवरी आर्टिकल रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट. दिस प्रेसिडेंट टॉपिक विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहला पार्ट होगा जो आज हम कंप्लीट करेंगे, मैनर ऑफ इलेक्शन एंड बाकी चीज़ें कि इनका इम्पीचमेंट कैसे होता है. बट नेक्स्ट लेक्चर विल बी द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, बिकॉज प्रेसिडेंट के अंदर ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज वंस इफ यू विल बी क्लियर विद द प्रेसिडेंट तो आपको उसके साथ गवर्नर अपने आप क्लियर हो जाएगा. बस आपको आर्टिकल्स देखने हैं. ठीक है. सो अभी हम कर रहे हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव. जब हम स्टेट के ऊपर जाएंगे देन वी विल स्टडी द अदर पार्ट ऑल्सो.
फाइन. सो अभी हमने सिर्फ इतना देखा. सी इज द फर्स्ट पोजीशन अंडर वारंट ऑफ द प्रेसिडेंट. व्हाट इज दिस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट? सो बेसिकली दिस इज अ प्रोटोकॉल लिस्ट इन विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज फंक्शनरीज एंड अथॉरिटीज आर लिस्टेड बाय रैंक एंड ऑफिस. ठीक है, इसमें सिर्फ एक लेंगे कि सबसे ऊपर प्रेसिडेंट में किसको दिया जाएगा, सेकंड पे कौन है, थर्ड पे. सो फर्स्ट है प्रेसिडेंट, सेकंड इज वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड प्राइम मिनिस्टर, फोर्थ गवर्नर ऑफ स्टेट. ऐसे बहुत ज्यादा है. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सब है, काउंसिल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सब आते हैं. सो जस्ट गो थ्रू बाय द लिस्ट. ये आपको कहीं पे भी इफ यू सर्च इट आउट तो आपको इसमें मिल जाएगा. फाइन. सो आप इसको एक बार जरूर देखिएगा बिकॉज कभी कभी प्रेसिडेंट, जैसे अब इसमें लिखा है कि हाँ फर्स्ट पे कौन आता है, फर्स्ट इज अ प्रेसिडेंट. तो कभी कभी ऐसा आ जाए कि हाँ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाइस प्रेसिडेंट से पहले आते हैं कि बाद में आते हैं, प्राइम मिनिस्टर वाइस प्रेसिडेंट के बाद आता है कि पहले आता है. दिस कैन बी आस्क्ड इन एनी टाइप ऑफ योर क्वेश्चन. ठीक है. सो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स का मतलब सिर्फ इतना ही था. नाउ वी विल स्टार्ट विद आवर आर्टिकल्स प्रेसिडेंट के साथ. तो आर्टिकल 52 जो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा प्रेसिडेंट के साथ, उसमें ये मेंशन है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. हमारा प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया का, भारत का एक प्रेसिडेंट होना चाहिए. तो उस ऑफिस की जो एस्टैब्लिशमेंट है वो दी गई है हमारे पास आर्टिकल नंबर 52 में. एंड जो मैं आपको पहले बोल रही थी यूनियन पावर्स के लिए, एग्जीक्यूटिव पावर्स के लिए, तो वो मेंशन है आर्टिकल नंबर 53 में कि द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. सो दिस इज द टू आर्टिकल. सी नाउ ऑनवर्ड्स, पहले भी हमने जब फंडामेंटल राइट्स किया, डीपीएसपी किया, डीपीएसपी में मैंने आपको बोला कि आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा सोशलिस्ट प्रिंसिपल है, लिबरल है, खानदिज्म है. ठीक है. बट नाउ अब जो आप आर्टिकल्स पढ़ेंगे या अब जो आप ऑफिसेस पढ़ेंगे, अब जो आप पॉलिटी पढ़ेंगे, इसमें आपको फैक्ट्स के साथ ये भी क्लियर होना चाहिए कौन से आर्टिकल में क्या है. बिकॉज श्योर यू विल गेट आर्टिकल्स इन दिस. फंडामेंटल राइट्स में भी आर्टिकल्स आएंगे बट द थिंग्स फंडामेंटल राइट में कंसेप्चुअल क्लैरिटी ज्यादा होना चाहिए. रीजन भी आपको कभी भी किसी चीज में पूछ सकते हैं, अमेंडमेंट्स पूछ सकते हैं, बट व्हेन इट कम टू द अब जो पढ़ेंगे हम, इट इज रिलेटेड टू यूनियन एग्जीक्यूटिव, स्टेट एग्जीक्यूटिव, या हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे. ठीक है. अनकॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज पढ़ेंगे तो उनका एस्टैब्लिशमेंट, उनके आर्टिकल्स, उनके मेंबर्स कौन हो सकते हैं. ठीक है. उनके साथ जितना भी डिटेल है, यू हैव टू बी वेरी 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 मच थॉरो विद ऑल दिस. बिकॉज नहीं तो आपको पढ़ने में प्रेसिडेंट सबको पता है प्रेसिडेंट होता है, बट अगर आपने कोई भी इसका पॉइंट मिस आउट किया तो यू विल मिस द स्ट्रेट अवॉर्ड वेरी सीरियस एंड ईजी क्वेश्चन. बिकॉज इनसे क्वेश्चन ईजी आते हैं. बिकॉज अभी हम जब लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखेंगे तो यू विल सी कि हाउ इजी क्वेश्चंस आर. लेकिन अगर आपको छोटा सा भी अगर आपने कोई फैक्ट मिस आउट कर दिया देन यू विल नॉट गेट दैट मार्क. ठीक है. एंड पॉलिटी इज अ वेरी स्कोरिंग इन योर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. अगर आपको 20 क्वेश्चन आते हैं, वेरी हाई चांसेस यू गेट 18-19 क्वेश्चंस. ठीक है. सम पीपल करेक्ट 20. हाँ, करंट अफेयर के साथ कभी कभी होता है यू मिस आउट सम केस और समथिंग, अदरवाइज यू विल गेट 18 और 19 क्वेश्चंस फॉर श्योर इन दिस. ठीक है. सो दिस इज आर्टिकल 53 जिसमें बोला है कि एग्जीक्यूटिव पावर किसके साथ है, हमारा प्रेसिडेंट के साथ है. देन हमारे पास आता है इलेक्शन. इलेक्शन जो होता है प्रेसिडेंट का, दैट इज इनडायरेक्ट इलेक्शन. क्यों इनडायरेक्ट इलेक्शन है? बिकॉज अगर हम इसको डायरेक्ट इलेक्शन करते, सी हम फॉलो करते हैं पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में गवर्नमेंट का हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर. ठीक है. हम बोल रहे हैं कि एक हमारे पास प्रेसिडेंट भी है. अगर हम इसका भी डायरेक्ट इलेक्शन करा देते तो दैट विल बी अ कन्फ्लिक्ट ऑफ किसका? पावर. प्रेसिडेंट बोलता मैं भी तो पीपल की ही चॉइस हूं, प्राइम मिनिस्टर बोलता है मैं भी तो पीपल की चॉइस हूँ, हमारी जनता की चॉइस हूँ. ठीक है. अभी जो हमारा स्टेटस फॉलो हो रहा है या जो अभी हम गवर्नेंस फॉलो करें या जिस तरीके से अभी हम अपॉइंटमेंट्स ले रहे हैं, तो हम सब मेन हेड, अगर कोई क्वेश्चन जाता है किसी के ऊपर, हैव यू एवर सीन कि राष्ट्रपति को जवाब देना पड़ेगा? नहीं. एवरीवन इज, अगर करंट में हम देखें सो एवरीवन इज आस्किंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी फॉर एवरीथिंग इज हैपनिंग. हैव यू एवर लिसन कि नहीं प्रेसिडेंट को जवाब देना पड़ेगा? नो. बिकॉज अल्टीमेटली वी ऑल कंसिडर द टॉप मोस्ट हेड इज आवर प्राइम मिनिस्टर. लेकिन अगर आप, बिकॉज आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपने अपॉइंट किया है, चाहे वो वाई इज थ्रू अ स्टेप प्रोसेस ही है कि आपने यहाँ से एमएलएस किए, देन एमपीज हुए, फिर एक कोलेशन बना, गवर्नमेंट बना, जैसे भी हो, देन प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट हो. सो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यू आर सेलेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर, यू आर सेलेक्टिंग द पार्टी टू बी इन मेजोरिटी. ओके. सो अगर प्रेसिडेंट के साथ भी ऐसा ही केस होता देन देयर विल बी अ कन्फ्लिक्ट ऑफ पावर. सो इसी चीज से बचने के लिए वी हैव मेड ओनली वन ऑफिस, दैट इज प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टली इलेक्टेड, बट प्रेसिडेंट इज अ इनडायरेक्टली इलेक्टेड. सो आर्टिकल 54 मेंशंस अबाउट दिस. तो इनडायरेक्ट इलेक्शन में ऑफकोर्स एक इलेक्ट्रल कॉलेज होगा. सो उसके अंदर कौन कौन आता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा एंड
राज्यसभा, जब भी आपने इलेक्शन, सी आप कहाँ पे कंफ्यूज होंगे, व्हेन इट विल कम टू द इलेक्शन, एंड सेकंड इज व्हेन इट विल कम टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जब इन दोनों की बात आएगी, सो आपको इन दोनों में इलेक्टोरल कॉलेज होता है, सो यू हैव टू टेक केयर, एंड आपको थोड़ा सा इसमें बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा कि किसका मेंबर कौन है, किसमें कौन पार्टिसिपेट करता है और किसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करता है। ओके, सो पहले आपने देख लिया कि इलेक्टेड मेंबर्स किसके, लोकसभा और राज्यसभा के। सेकेंडली सेम इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ किसके, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के। थर्ड इज इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसके, दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, देन अब इसमें नॉन पार्टिसिपेंट्स कौन है, नॉमिनेटेड एमपी, एमएलए जो नॉमिनेटेड होंगे। ठीक है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं करते हैं, एमएलएज ऑफ डिसॉल्व्ड असेंबलीज नहीं करते हैं। सो ये सब आपके इलेक्शन प्रोसीजर का पार्ट नहीं होंगे। सो इन शॉर्ट, हु विल बी द पार्ट ऑफ द इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट, ओनली द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोकसभा और राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज और दिल्ली और पुडुचेरी की जो लेजिस्लेटिव असेंबली, इनके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, दैट विल बी द पार्ट ऑफ आर election electoral college of the president. But when it comes to the impeachment, then there will be a difference. Okay, so next article is article number 55 की manner of the election क्या होगा, election conduct कैसे किया जाएगा। सो बेसिकली प्रेसिडेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है पीपल को भी और स्टेट को भी। सो प्रेसिडेंट शैल बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट। तो नेशन की जब बात आएगी तो हम इस नेशन से आप यहाँ पे समझिए एमपी और जब रिप्रेजेंटेटिव द पीपल ऑफ डिफरेंट स्टेट की बात आएगी देन इट इज एमएलए। ठीक है, तो जब आते थे द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमएलए एंड एमपी इज कैलकुलेटिंग यूजिंग द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखिए, हमने बोला है कि प्रेसिडेंट जो है हमारे देश को भी, फुल नेशन को रिप्रेजेंट करता है, प्लस जिससे स्टेट्स हैं उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो स्टेट से कौन आएगा, एमएलएस, जो हमने अभी पढ़ा इलेक्टेड मेंबर्स कौन है, एंड जब बात आएगी नेशन की तो हम देखेंगे एमपीज की। सो वी विल स्टडी द कि हमारे पहली जो हम चीज़ देखेंगे दैट इज एक एमएलए की वोट की क्या वैल्यू होगी। लास्ट में इट विल बी डिफरेंट और सेम। ठीक है, तो जब रिप्रेजेंट दोनों को करेगा तो वो सेम आएगा। सो वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एन एमएलए, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, पर्टिकुलर स्टेट की जो पॉपुलेशन होगी अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज इन 2000। सिर्फ इलेक्टेड, नॉमिनेटेड नहीं आएंगे इसमें। ठीक है, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स जो होंगे वही इसका पार्ट होंगे। तो एक एमएलए की जो वोट होगी वो आपको इससे डिसाइड करनी है। सेम व्हेन इट कम्स टू द वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ एन एमपी, तो हम देखेंगे टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्टेड एमएलएज अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज। ये फॉर्मूला आप जरूर ध्यान रखिएगा, बिकॉज कभी कभी ये डायरेक्ट भी फॉर्मूला पूछा जाता है, नहीं पूछा जाएगा तो कभी आपको आंसर लिख रहे हैं आप उसमें मेंशन कीजिए। एनी केस ये कहीं पर भी यूज हो सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बिकॉज आपको इससे ये पता लगेगा कि कैसे एक जो सिमिलैरिटी है वो मेंटेन की गई है, कैसे आपको एमपी और एमएलए को इक्वल रखा गया है, वोट्स की पावर को इक्वल रखा गया है। सो ये चीज़ आपको इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से ध्यान आ जाएगी। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट द मैनर ऑफ इलेक्शन। लेकिन मैनर ऑफ इलेक्शन में हम एक और चीज़ देखेंगे कि सिस्टम होता कैसे है, हमारा इलेक्शन कंडक्ट कैसे किया जाता है। तो इसमें पहली चीज़ तो है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक लिस्ट है जिसमें 4 कैंडिडेट हैं। ठीक है, ऐसी लिस्ट मान लो 3 लोगों को दी जाएगी। आप सब लोग जो आपकी प्रायोरिटी है, मान लीजिए ए बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है, आप हैं, आपको लगता है कि नहीं बी प्रेसिडेंट बनना चाहिए, यू विल मार्क 1। ठीक है, आपकी प्रायोरिटी। सी आपको सेकंड प्रायोरिटी लगता है, ए आपको थर्ड प्रायोरिटी लगता है, डी आपको लगता है फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, देन सेम यहाँ पे भी आप वैसे मार्क करेंगे फर्स्ट, थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ। ऐसे क्या होगा, जो आपका फर्स्ट इंस्टेंस का काउंट होगा, ठीक है, जो जिनको आपने फर्स्ट वोट दिया गया, तो अगर वो मेजॉरिटी लेता है, दैट इज एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लेना 50% + 1। ठीक है, अगर आप उसमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ले पाते हैं तो जो आपने फर्स्ट सेलेक्ट किया दैट विल बी सिलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट। इन केस वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्रॉस नहीं करता है तो जो वोट्स हैं, जो आपकी सेकंड प्रेफरेंसेस है, उसमें काउंट चली जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द मेथड। आपको इतना डिटेल में जाने का नहीं है, सो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दिस सिस्टम ऑफ इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
देन इट इज़ अ सीक्रेट बैलेट, मतलब किसी को नहीं पता लगेगा। अगर आपने वोट डाल दिया दैट्स डन, अब उसको आप ओपन नहीं कर सकते। लाइक पार्टी को नहीं पता लगेगा कि बाद में कि आपने किसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, किसको सेकंड प्रेफरेंस दिया। नो, दिस विल बी अ सीक्रेट। इससे क्या इंश्योर होगा? एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ताकि जो भी प्रेसिडेंट बने वो फाइनली सबकी सहमति से, सबकी मेजोरिटी की राय से बने। और ये कौन कंडक्ट कराता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो दीज आर द 4+1 जो हमने पहले मैनर ऑफ द इलेक्शन पढ़ा। सो दीज आर द पॉइंट्स, वैल्यूज हमने पढ़ा। देखिए, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट, एंड दिस एंश्योर्स एब्सोल्यूट मेजोरिटी कंडक्टेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो अभी आपने ये आर्टिकल किसमें देखा? वी हैव सीन दिस एन आर्टिकल 55, ठीक है, 52, 53, 54 एंड दिस इज 55। नाउ नेक्स्ट इज इसके साथ आपको एक और चीज देखना है, आर्टिकल 71। ये मैंने बीच में इसलिए डाला बिकॉज अभी हम इलेक्शन कर रहे हैं, तो कोई भी अगर डाउट आता है, कोई भी डिस्प्यूट आता है रिलेशन टू इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इवन वाइस प्रेसिडेंट भी, तो इट कौन इंक्वायर करेगा? दैट इज सुप्रीम कोर्ट। और इसका डिसीजन क्या होगा? दैट विल बी अ फाइनल डिसीजन। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखने का कि अगर जो हमारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, वो अगर इलेक्टोरल कॉलेज में वैकेंसी है, उसके ऊपर आप इस इलेक्शन को वॉइड नहीं बोल सकते हैं कि नहीं एक एमएलए ने तो आप उसको वॉइड करें। नो, हाँ, अगर उसने कुछ काम वैसा किया है, इलेक्शन में कुछ और गलती हुई है, डिस्प्यूट, कोई डाउट, कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी एनी केस, तो आप आर्टिकल 71 इसमें रोल प्ले करेगा एंड द कंप्लीट पावर रेस्ट विद द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा दैट विल बी द फाइनल डिसीजन फॉर द सेम। ओके ना, उसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं। हम चलते हैं आर्टिकल नंबर 56 पे। 56 बात करता है हमारी टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट। टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होगा? 5 ईयर उनकी टर्म है, ठीक है, या फिर जब तक अगला प्रेसिडेंट कुर्सी पे ना आ जाए। मान लीजिए 5 ईयर आपके कंप्लीट हो गए, इलेक्शंस हुए, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ने अगर वो सीट कन्फर करनी है तो उससे पहले जो बीच का टाइम है, यू कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट सीट पे होगा। हाँ, इन केस अगर रिजाइन करना है तो रिजाइन आएगा वाइस प्रेसिडेंट को, नॉट सीजीआई। मैंने इसलिए मेंशन किया बिकॉज ओथ का आर्टिकल अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो जब बात आती है ओथ की, तो ओथ जो प्रेसिडेंट लेता है वो लेता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू द रेजिग्नेशन, तो रेजिग्नेशन कौन लेगा? वो लेगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, क्योंकि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट्स में भी हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंट्स में कि प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई भी नहीं, ही इज द फर्स्ट रैंक, तो वो अपने से ऊपर तो किसको देगा? रेजिग्नेशन। सो ही विल गिव टू द वाइस प्रेसिडेंट। जब वाइस प्रेसिडेंट ने देना होता देन इट विल गिव टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। फिर वाइस प्रेसिडेंट इन्फॉर्म करता है लोकसभा स्पीकर को एंड उसके बाद अगेंस्ट इलेक्शंस एंड ऑल जो है वो स्टार्ट होते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल नंबर 56 जो है कि री इलेक्शन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। हमारे देश में ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि प्रेसिडेंट आप कितनी बार बन सकते हैं, बट यूएस में इट इज ओनली 2 टर्म्स, बट इन केस ऑफ आर इंडिया इट इज नॉट डिफाइंड कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशंस। आपको प्रेसिडेंट बनने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को पूरा करना है, ये आपके पास इसमें क्लियरली मेंशन होना चाहिए। सो पहले तो है कि आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए। इट्स आप चाहे एक्वायर कीजिए सिटीजनशिप या बाय बर्थ। इन केस ऑफ यूएस से यू हैव टू बी बाय बर्थ, ओके। बट व्हेन इट कम्स टू द इंडिया, आपने अगर एक्वायर किया है एंड नाउ यू आर सेड एज डिक्लेयर्ड एज इंडियन सिटीजन, तो आप प्रेसिडेंट के लिए, इलेक्शन के लिए फाइट कर सकते हैं। एज कितना होना चाहिए? 35 ईयर्स। ही शुड क्वालिफाई द कंडीशंस टू बी इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, ये ध्यान। अब आपको लोकसभा का मेंबर बनना नहीं है, यू शुड क्वालिफाई द कंडीशन। सिर्फ आपको वो कंडीशंस क्वालिफाई करनी है लोकसभा के मेंबर के लिए। ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी पब्लिक अथॉरिटी। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ये तो आपको हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें आपको गवर्नमेंट से इन सिंपल वर्ड्स पैसा मिल रहा है, ठीक है, दैट्स इट। बट इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि मान लीजिए अगर आप सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, या आप गवर्नर ऑफ एनी स्टेट है, या मिनिस्टर ऑफ द यूनियन है, या स्टेट के मिनिस्टर हैं, तो आप एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट कंसिडर नहीं होगा अगर आप इन सब में से किसी भी पोस्ट पे बैठे हैं। सो यू कैन ऑल्सो फाइट फॉर योर प्रेसिडेंट्स इलेक्शन, ठीक है। वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आएगा कि नहीं अभी आप गवर्नर हैं तो आपको इसको विकेट करना पड़ेगा। नो, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंडर नहीं आएगा, यू कैन कंटेस्ट फॉर योर इलेक्शन।
नेक्स्ट इज द नॉमिनेशन ऑफ अ कैंडिडेट। जब आपने नॉमिनेट करना है एक कैंडिडेट का प्रेसिडेंशियल पोस्ट के लिए, तो 50 होने चाहिए इलेक्टर्स एज प्रपोज है, जिन्होंने प्रपोज किया हो, और 50 इलेक्टर्स होने चाहिए जो सेकेंडर्स हो। ये आप ध्यान रखिएगा, द नंबर इज 50 एंड 50। जब हम वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ेंगे तो ये नंबर चेंज हो जाएगा। ये सब चीज़ें मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि व्हेन यू आर स्टडिंग ऑल दीज ऑफिसेज आपको बहुत 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 केयरफुल रहना पड़ेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिकॉज व्हेन इट इज़ 50 वाइस प्रेसिडेंट में ये 20 हो जाएगा, लेकिन किसी में ये है भी नहीं, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में ही नॉमिनेशन के लिए फाइल करना है। सो दीज आर ऑल द ऑफिसेज। अगर आप इसको अभी ध्यान से साथ साथ करते रहेंगे तो कोई ज़्यादा बात नहीं, यू हैव टू मेक अ वेरी क्रिस्प नोट्स। इतने नोट में आपका पूरा प्रेसिडेंट कवर होना चाहिए, अपार्ट फ्रॉम योर पावर्स वाला पार्ट, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू दीज की इलेक्शन में कौन है, बन कौन सकता है प्रेसिडेंट, अभी तक आपने क्या क्या पढ़ा, सिर्फ एक इलेक्शन की प्रेसिडेंट का हमारा ऑफिस है कौन सा, 52 में है। 53 बोलता है कि हमारा एग्जीक्यूटिव की जो सारी पावर्स है वो यूनियन, वैसे हमने 53 पढ़ा। 54 में हमने पढ़ा मैनर ऑफ इलेक्शन कि कैसे कैसे एसटीवी होना चाहिए, ठीक है, सीक्रेट बैलेट है, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अभी हमने पढ़ा कि 50 इलेक्टर्स, कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि क्या एक गवर्नर जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर आता है कि नहीं आता, या गवर्नर जो है वो पर्टिकुलर इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता है, बिकॉज वो पूरा अच्छे से पहले एक्सप्लेन करेंगे कि या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं ले करना चाहिए, बट गवर्नर कैन कंटेस्ट और नॉट, यू विल मार्क, बिकॉज वो डेफिनेशन पढ़ के ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का कि गवर्नमेंट ही तो उसको अपॉइंट करती है, यू विल मार्क इट करेक्ट। बट नो, दीज आर द ऑफिसर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, यूनियन गवर्नर, मिनिस्टर, स्टेट का मिनिस्टर, सेंट्रल का मिनिस्टर, ये लोग इसमें नहीं आएंगे, दे कैन कंटेस्ट फॉर द इलेक्शन। लास्ट इज 15,000 जो है वो डिपॉजिट रखना पड़ता है आरबीआई के साथ, ये अगर वो वापस तब नहीं मिलता अगर उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को 1/6 से भी कम वोट्स मिलती हैं। सेकेंड इज द कंडीशंस ऑफ द ऑफिस। आर्टिकल 59 बोलता है कंडीशन, किसमें क्वालिफिकेशन बोली है, किसमें कंडीशन बोली है, किसमें ओथ है, किसमें इलेक्शन है, ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आप इस पर्टिकुलर चीज़ से साथ क्लियर होंगे। नॉर्मली हम सोचते हैं ओथ सबसे पहले आने चाहिए, लेकिन ओथ लास्ट में है। ओके, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ अ हाउस ऑफ पार्लियामेंट और ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट। हमने बोला क्वालिफाई करना चाहिए किसके लिए, लोकसभा के मेंबर के लिए, बट वो मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट उसने होल्ड नहीं करना चाहिए, हमने अभी देख लिया, ठीक है। विदाउट पेमेंट उसको एक रेजिडेंस मिलना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति भवन, ठीक है। entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by the parliament by law। और ये हमने किस में देखा था, आई जस्ट होप कि आपको ये शेड्यूल याद हो, नहीं हो तो आप जाके रिवाइज कीजिए कि हमने एमोलमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस की बात कौन से शेड्यूल में की थी। एंड उसमें भी मैंने आपको बहुत क्लियरली मेंशन किया था, जब मैंने आपको एक डिफरेंस बताया था लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी का, फिर मैंने उसमें स्टेट और यूनियन की बात की थी। इफ नो तो आप वापस से शेड्यूल वाली जो वीडियो है एक बार जाके वापस से देखिए, ठीक है, बिकॉज नाउ थिंग्स विल बी गेट लिंक्ड थ्रू इट, ठीक है। द एमोलमेंट्स एंड अलाउंस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग दिस टर्म ऑफ ऑफिस। मान लीजिए आपने पहले इसको डिक्लेयर कर दिया कि हाँ पर्टिकुलर प्रेसिडेंट को ये अलाउंसेस मिलेंगी, लेकिन अब आप बाद में बोलते हैं कि नहीं, नाउ वी विल डिमिनिश इट। नो, ड्यूरिंग दैट टर्म यू कैन नॉट डू, मे बी जो अगले आएंगे उससे पहले आपको वो चीज़ चेंज करनी पड़ेगी, बट ड्यूरिंग द टर्म यू कैन नॉट डिमिनिश एनी ऑफ द अलाउंसेस। नेक्स्ट इज आर्टिकल 60। अब यहाँ पे आती है ओथ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोले थे। अगर आपको प्रेसिडेंट की ओथ ही समझ में आ जाएगी ना, देन यू विल रियलाइज कि हाउ इंपॉर्टेंट या हाउ व्हाट इज द टाइप ऑफ दिस ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, ठीक है। ये मैंने आपको बोला था, प्रिजर्वर, प्रोटेक्टर एंड डिफेंडर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज आवर प्रेसिडेंट। बट जब बात आएगी हमारी कस्टोडियन की, दैन इट इज सुप्रीम कोर्ट। इस आर्टिकल को आप याद रखें कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो ओथ किस आर्टिकल में लेता है, दैट इज आर्टिकल नंबर 60। किसके पास लेता है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या फिर कोई सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज जो सीजीआई ने अपॉइंट किया। मान लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कौन लेगा, देन इट्स आर सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर्टिकुलर को लेंगे, ठीक है। सो आपको ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 60 ओथ के लिए प्रेसिडेंट की। लेकिन जब हम बाकी चीज़ें पढ़ेंगे तो हम पढ़ते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को रिस्पेक्ट करेंगे। जब हम जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पढ़ेंगे, हाई कोर्ट के पढ़ेंगे, मेंबर्स ऑफ लोकसभा के पढ़ेंगे, विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द ओथ ऑफ डिफरेंट वेरियस जो हमारे ऑफिसेस हैं उनके बीच में। नाउ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल रिलेटेड टू, बाकी भी इंपॉर्टेंट बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस word, yeah, this is the only article used for only one office, that is our
प्रेसिडेंट, दैट इज इम्पीचमेंट। ये हम सबको वैसे भी पता है, व्हेन इट कम्स टू द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, सो दैट इज आर्टिकल नंबर 61। बाकी जो ऑफिसेज हैं उनके साथ हम यूज करते हैं रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू द प्रेसिडेंट दैन इट इज आर्टिकल नंबर 61, जिसमें हम बात करते हैं इम्पीचमेंट के ऊपर। नेक्स्ट इज ओके, सो इम्पीचमेंट सिर्फ और सिर्फ एक टर्म पे दी जाती है, दैट इज वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब बात हम करते हैं जजेस की, सी आई एम जस्ट कोटिंग कर एग्जाम्पल, जब हम सुप्रीम कोर्ट और जजेस पढ़ेंगे उसमें हम और डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसमें जजेस के साथ आता है मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, लेकिन प्रेसिडेंट के पास एक ही प्रोविजन मेंशन्ड है इम्पीचमेंट के लिए, दैट इज आर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट द थिंग इज, ये जो है ये टर्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली डिफाइंड नहीं है। सो कौन इसको देखेगा? ये हम पावर छोड़ते हैं, एक प्रॉपर इसका प्रोसेस है। सो इस प्रोसेस को अभी हम देखेंगे साथ में ही, ठीक है। अब इसको कौन इम्पीच करता है, इससे पहले हम देखेंगे ये पर्टिकुलर प्रोसेस। जो इम्पीचमेंट का रेजोल्यूशन है दैट कैन बी इनिशिएटेड बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ऐसा जरूरी नहीं है कि लोकसभा करेगा या राज्यसभा करेगा, लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी इस पर्टिकुलर इम्पीचमेंट के रेजोल्यूशन को स्टार्ट कर सकता है। नेक्स्ट इज इनिशिएटेड मस्ट बी साइंड बाय, स्टार्ट करने के लिए भी साइन होना चाहिए 1/4 ऑफ द कैंडिडेट ऑफ द इनिशिएटिंग हाउस। मान लीजिए राज्यसभा ने किया तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर को साइन करना है स्टार्ट, बिकॉज प्रेसिडेंट है, इट इज द हाइएस्ट ऑफिस ऑफ योर कंट्री। सो जो भी हमारा हाउस इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को इनिशिएट करेगा तो 1/4 मेंबर्स को उसको पहले साइन करना पड़ेगा कि हाँ हमें इम्पीचमेंट के लिए प्रोसेस स्टार्ट करना है। हाईएस्ट ऑफिस है, आप ऐसे ही उसको रिमूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, जब वो एक बार रेजोल्यूशन पास हो जाएगा तो उस पर्टिकुलर पूरे रेजोल्यूशन को पास करने के लिए, जब आपने इन्वेस्टिगेट कर दिया, सब कुछ कर दिया, चार्जेस प्रूव करने के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए आपको टोटल मेंबर्स की एक हाउस से आपको उसको पास करने के लिए, ठीक है। सेकेंड इज पूरा इन्वेस्टिगेशन हो गया, उसके बाद सेकेंड हाउस को भी सेम 2/3 मेजोरिटी से ही इस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करें। इन शॉर्ट तो हमने क्या देखा, इसमें हम देखेंगे कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई भी इस रेजोल्यूशन को पास कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। स्टार्ट करने के लिए आपको 1/4 मेंबर्स का सिग्नेचर चाहिए, इन शॉर्ट सिग्नेचर चाहिए। फिर चार्जेस इन्वेस्टिगेट होंगी। एक और चीज, 14 दिन का टाइम दिया जाता है, प्रेसिडेंट को भी ऑप्शन दिया जाता है, टाइम दिया जाता है कि वो अपने पॉइंट को बोले, प्रूव करे, उसके बाद ही एक प्रॉपर प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा। प्रेसिडेंट को भी अथॉरिटी दी जाती है, उनका भी राइट दिया जाता है कि वो अपने ऊपर लगे हुए चार्जेस के खिलाफ कुछ चीजें बोल सकें। ओके, सो देन इट इज साइन हो गया। उसके बाद अगर वो इन्वेस्टिगेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हर एक हाउस को, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउसेस को 2/3 मेजोरिटी से उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। अगर वो रेजोल्यूशन दोनों हाउसेस ने पास कर दिया देन फाइनली द प्रेसिडेंट विल बी इम्पीच्ड। बट टिल डेट इंडिया का कोई भी प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये आपको एक जो प्रोसेस है इम्पीचमेंट का, दीज 4 पॉइंट्स ये आपको ध्यान होना चाहिए। इसमें से आपको जो मेन चीज़ है, एक पॉइंट ये कि कोई भी हाउस स्टार्ट कर सकता है, सेकंड 1/4 चाहिए, एंड थर्ड इज 2/3, वो भी बोथ हाउसेस। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर। नाउ अब आती है बात वैकेंसी की, कि जब वैकेंसी आती है प्रेसिडेंट ऑफिस में, दैट इज एन आर आर्टिकल नंबर 62, ठीक है। या तो वैकेंसी कैसे होगी कि 5 साल आपके खत्म हो जाए, ठीक है। सेकंड आएगी रिजाइन कर दिया, ठीक है। थर्ड आएगा अगर इम्पीचमेंट हो जाए। फोर्थ डाइज इन ऑफिस। फिफ्थ इनवैलिडेशन बाय इलेक्शन बाय द सुप्रीम कोर्ट। ये 5 ऐसे टाइम्स है जब आपका प्रेसिडेंट का ऑफिस जो है वो क्या होगा, विकेट होगा। नाउ जब अगर आपकी इसमें होती है वैकेंसी ड्यू टू डेथ, ठीक है, रिजाइन एटसेट्रा, बट नॉट एक्सपायरी ऑफ टर्म। मान लीजिए एक्सपायरी ऑफ टर्म नहीं है, बाकी जो हमने पढ़ा, हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो हमने पढ़ा कि इम्पीच हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने वायलेट कर दिया, दूसरा हमने पढ़ा कि रिजाइन कर दिया या डेथ होगी। ये 4 रीजंस हमने पढ़े। जब ये 4 रीजंस आएंगे, बिकॉज दिस विल बी कि एकदम से हो जाएगा, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। एक्ट कौन करेगा, या तो वाइस प्रेसिडेंट।
वाइस प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है तो कौन एक्ट करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है तो सीनियर मोस्ट और सुप्रीम कोर्ट जज। इतना भी नहीं होगा कि कोई सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जज नहीं होगा, बिकॉज एक नहीं होता, बिकॉज देयर इज अ मेनी जजेस विच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो उस टाइम पे सीनियर मोस्ट जज होगा वो उस पर्टिकुलर ऑफिस को हेड करेगा, ठीक है। क्यों? और होल्ड इलेक्शंस विद इन कितना? 6 महीने में। अगर एक्सपायरी ऑफ टर्म भी है तो भी आपको 6 मंथ्स में इलेक्शंस को कंडक्ट करना पड़ेगा। सो इन केस एनी वन कैन एक्ट एज अ प्रेसिडेंट फॉर मैक्सिमम टाइम ऑफ 6 मंथ्स, बिकॉज उसके बाद विद इन दिस टाइम पीरियड यू हैव टू चूज योर प्रेसिडेंट बाय नॉर्मल इलेक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट इज हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उनको कौन कौन सी इम्यूनिटीज मिली है, ये मेंशन है आर्टिकल नंबर 361। सेम हम पढ़ेंगे गवर्नर के साथ भी। ओके, सो पहला है नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट, पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल एबिलिटी को। जो भी उन्होंने ऑफिशियल एक्ट्स किए होंगे प्रेसिडेंट को, उनको किसी भी कोर्ट में जवाब नहीं देना पड़ेगा। प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं लग सकती हैं। सेकेंड इज नो प्रोसीडिंग्स फॉर द अरेस्ट और इम्प्रिजनमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट और गवर्नर शैल बी डन एनी कोर्ट विद ऑफिस। आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो अपने ऑफिस में हैं। देन सिविल प्रोसीडिंग्स भी कोई भी आप नहीं स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिविल प्रोसीडिंग्स स्टार्ट, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर आपको सिविल प्रोसीडिंग्स करनी है तो आपको 2 मंथ्स का नोटिस देना पड़ेगा। तो क्या प्रेसिडेंट इज फ्री टू डू एनीथिंग? नो। आपको अभी याद रखना है कि आपके पास आर्टिकल नंबर 61 है, दैट इज आवर इम्पीचमेंट। अगर प्रेसिडेंट ऐसा कुछ करता है, यू हैव द पावर टू इम्पीच द प्रेसिडेंट ऑफ आवर नेशन, ठीक है। सो आपको याद रखना है इम्यूनिटीज किस आर्टिकल के अंडर दी गई हैं दोनों, दैट इज आर्टिकल नंबर 361। किसी कोर्ट में उनको आंसर नहीं देना है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट नहीं हो सकते, अरेस्ट आप नहीं कर सकते हैं, सिविल प्रोसीडिंग्स आप कर सकते हैं, बट यू हैव टू गिव टाइम ऑफ द 2 मंथ्स। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके बाद वो आप फ्री छोड़ दिया अपने प्रेसिडेंट को, नो, यू हैव आर्टिकल नंबर 61 फॉर दैट। सो द प्रैक्टिस क्वेश्चंस, नाउ वील सी द टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे पूछे। इसमें आप एक चीज देखिएगा कि अगर आपको फैक्ट्स कंसेप्ट्स प्रॉपरली क्लियर है, देन ओनली यू कैन अटेंड दीज क्वेश्चंस, ओके। So in the context of the election of the President of India, consider the following statements. It is held in accordance with the system of proportional representative by the means of STV. ये जब हमने सिस्टम ऑफ इलेक्शन पढ़ा था उसमें वी हैव सीन दिस, ओके। वोटिंग इज डन बाय ओपन बैलेट, नहीं, ये हमने क्या किया था, दैट इज आर बाय सीक्रेट बैलेट। Political parties can issue whip for the presidential election, no. So the answer will be 1 only. Next is a 32-year-old. देखिए अभी आपने वाइस प्रेसिडेंट नहीं पढ़ा, प्राइम मिनिस्टर नहीं पढ़ा, बट देन ऑल्सो यू कैन क्रैक दिस क्वेश्चन। कैसे? तभी मैं आपको कह रही हूँ अगर आपको छोटे छोटे फैक्ट्स क्लियर हैं देन ओनली यू कैन सी द क्वेश्चंस। अ 32-year-old फीमेल इंडियन सिटीजन, जेंडर का कोई मतलब नहीं, बन सकती है। इज क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ बोथ द लोकसभा एंड द राज्यसभा। हमने क्या पढ़ा था प्रेसिडेंट में कि लोकसभा के मेंबर के लिए क्वालिफाई होना चाहिए, तो भी है, एंड द राज्यसभा। फर्दर शी डजंट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर, ये भी है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी नहीं है, लोकसभा की मेंबर भी है, बन सकती है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज शी एलिजिबल। आप एक चीज देखिए, आपने सब कुछ देखा, आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट भी होल्ड नहीं करती है, लोकसभा के लिए क्वालिफाई भी है, फीमेल है, फीमेल का तो कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, ठीक है। तो क्या वो प्रेसिडेंट, आपको सिर्फ एक ऑफिस पता है अभी कि वो प्रेसिडेंट बन सकती है कि नहीं बन सकती है। सो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इट इज मेंशन 32, लेकिन जब हमने प्रेसिडेंट की बात की थी सो इट इज 35 एज, तो प्रेसिडेंट कैंसिल, तो अब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ओके। सो आप सिर्फ एक फैक्ट के साथ भी अपना क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं। सो आंसर विल बी सी। Next is, with reference to the election of the President of India, consider the following statements. आपने इसमें देखना है कि election of the President के साथ the value of the vote of each MLA varies from state to state. ये हमने देखा था, population था, ठीक है, हमारी जो MLA की हमने वोट पढ़ी थी, हमने वोट पढ़ा था पॉपुलेशन के साथ। तो जब हर एक स्टेट की पॉपुलेशन ही डिफरेंट होगी तो अपने आप ही दैट इज वेरी श्योर एंड कॉमन सेंस की एक वैल्यू जो आएगी वो भी अलग होगी। सो दैट इज करेक्ट। द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द लोकसभा इज मोर देन द वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एमपीज ऑफ द राज्यसभा। ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हमने डिफरेंस ऐसा कुछ कोई ज़्यादा कम ऐसा कुछ भी नहीं, ऑल आर सेम। सो करेक्ट कौन सा? ओनली वन स्टेटमेंट इज योर correct, okay। So that's all about today's lecture.
अबाउट द प्रेसिडेंट। तो आज हमने जो देखा, आज हमने बेसिकली देखा आर्टिकल नंबर 52 से आर्टिकल नंबर 62, और एक आर्टिकल हमने देखा आर्टिकल नंबर 71। वो क्या था कि सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है इलेक्शन के डिस्प्यूट को रेजोल्यूट करने के लिए। सो ये आपने 11 आर्टिकल्स आज देखे हैं। डू रिवाइज दैट, बिकॉज अभी आपने क्वेश्चंस भी देख ली। अगर आपके पास कंसेप्ट क्लियर है, फैक्ट्स क्लियर है, तो आप एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। बट इन केस इफ यूल मिस एनी फैक्ट एनीथिंग, तो वो हो सकता है पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपको डायरेक्ट मार्क्स दिला सकता था, वो छोटी सी गलती की वजह से गलत कर सके। सो बेसिकली आज के लेक्चर में जो आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है ऑफिस का जो आर्टिकल है वो, ठीक है, इलेक्शन का जो मेथड है वो, क्वालिफिकेशंस क्या हैं, 35 ईयर्स अभी हमने क्वेश्चन भी देखा, ठीक है। क्वालिफिकेशंस के साथ आपको, बिकॉज पावर्स अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, बट अभी तक हमने जो देखा मैनर ऑफ इलेक्शन, सिस्टम ऑफ इलेक्शन, इम्यूनिटीज कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 361 आपको पता होना चाहिए कि इम्यूनिटीज देता है किसको, प्रेसिडेंट और गवर्नर को पर्टिकुलर चीज़ों से। आप उनको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स आप नहीं स्टार्ट कर सकते, सिविल आप कर सकते हैं, लेकिन 2 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा। इम्पीचमेंट सिर्फ एक ऑफिस के लिए यूज होता है, दैट इज आर प्रेसिडेंट, किसके अंडर आता है, आर्टिकल नंबर 61। सो दीज ऑल आर द आर्टिकल्स एंड द पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है व्हेन यू आर डूइंग योर पर्टिकुलर प्रेसिडेंट का टॉपिक। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस। Fine. So now next lecture we will study about the various types of the powers जो हमारे प्रेसिडेंट के पास हैं, ठीक है। सो उससे पहले आप एक बार फिर इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, ताकि व्हेन यू विल स्टडी द पावर्स, उससे पहले क्योंकि उसमें भी बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, सो उससे पहले आपको ये वाले जो आर्टिकल्स हैं कि ऑफिस किस में स्टैब्लिश होता है, इलेक्शंस किस में है, इम्पीचमेंट किस में है, ठीक है, क्या कंडीशंस हैं, क्या क्वालिफिकेशंस, बिकॉज कंडीशंस और क्वालिफिकेशंस में मत कंफ्यूज होना, दोनों के अलग आर्टिकल्स हैं। ओथ हमारे प्रेसिडेंट के सबसे ज्यादा डिफरेंट है, क्या बोला हमने, प्रोटेक्टर, डिफेंडर एंड प्रिजर्वर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, प्रेसिडेंट। बट व्हेन इट कम्स टू द कस्टोडियन, ये मैंने 4 बार अभी तक आपको बोल चुकी, कस्टोडियन इज आर सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इसमें उल्टा भी हो सकता है, आप कस्टोडियन तो आपको सबको याद रह जाएगा सुप्रीम कोर्ट, बट व्हेन इट कम्स टू द प्रोटेक्टर, डिफेंडर एंड प्रिजर्वर, देन इट इज आर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट अ सुप्रीम कोर्ट। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये आपको याद रखना है, बिकॉज प्रेसिडेंट ओथ ही इस चीज की लेता है कि आई विल प्रोटेक्ट, preserve and defend the constitution of India, only office which will take the oath of this. Okay, बाकी लोग लेते हैं कि हम इनके प्रोविजंस को फॉलो करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे, उनके खिलाफ कुछ नहीं करेंगे, बट द प्रेसिडेंट विल से कि नहीं मैं इसको प्रोटेक्ट करूंगा। सो दैट्स ऑल, आई जस्ट होप कि अभी तक आपको ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। सो 52 से 62 आर्टिकल +1 दैट इज 71 आर्टिकल, नो +1 मोर दैट इज 361। सो आई जस्ट होप नेक्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले ये आर्टिकल आपको अच्छे से क्लियर हो, बिकॉज अभी साथ साथ में आप करेंगे तो आपको अच्छे से याद भी हो जाएंगे। बट इफ यू विल थिंक कि लास्ट में करना, देन एवरीथिंग विल बी हैप्पीजार्ड और आप कुछ भी याद नहीं रख पाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस लेक्चर, होप यू जस्ट लाइक दिस लेक्चर। प्लस डाउनलोड द PDF फ्रॉम द सोर्सेज आई टोल्ड यू, टेलीग्राम और ऐप, एंड जस्ट डू रिवाइज दिस। थैंक यू सो मच।